classes, we are studying money and financial market. Today we will study unit number 1. चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मनी के बारे में, जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि मनी क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या वो रोल प्ले करती है। और बार्टर सिस्टम था हमारे पास पहले, और मनी के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, उसने कैसे हेल्प करी, वो सब हम इस पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बे एंड जेनसन की रीडिंग है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी होती क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, मनी क्या है? ऐसी एक चीज है जो एक्सेप्ट होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हम उसके बदले क्या देते हैं? मनी देते हैं। हमें कोई भी सर्विस लेनी है, हमें कोई भी गुड्स परचेज करने हैं, तो हम उसके बदले मनी देंगे और हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange। ठीक है, तो ये तो हो गई मनी की डेफिनेशन। ठीक है, मनी किस किस तरीके की होती है ये पढ़ते हैं हम। मनी इंडिया में होती है, कॉइन्स होते हैं हमारे पास और करेंसी नोट्स होते हैं। ठीक है, कॉइन्स हो गए हमारे, जो मेटल कॉइन्स हो गए, वो सारे हमारे क्या होते हैं? मनी होती है। और करेंसी नोट्स जो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जो करेंसी नोट्स है वो हमारी नोट इशूइंग अथॉरिटी जो है आरबीआई इशू करता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कॉइन्स और नोट्स जो है वो हमारी एज अ मनी एक्सेप्ट होती है, उसे हम मनी कंसिडर करते हैं। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो है डॉलर बिल्स होते हैं। ठीक है, टोकन्स होते हैं। डॉलर बिल्स हो गए जो हम उसको क्या कहते हैं? फेडरल रिजर्व नोट कहते हैं। और टोकन जो हो गए हम उसको क्या कहते हैं? टोकन जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक क्या करता है? इशू करता है। जैसे हमारे यहाँ कौन इशू करते हैं? सेंट्रल बैंक हमारा इशू करता है। वैसे ही यूएस के जो डॉलर्स और टोकन्स है वो कौन इशू करता है? फेडरल रिजर्व बैंक इशू करता है। ओके, अब जो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? कॉइन्स हो गए, डॉलर बिल्स हो गए, ट्रेवलर्स चेक, चेक विद रिटर्न अगेंस्ट चेकिंग अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम पेमेंट के तौर पर इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इन सबको हम मनी भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड इसमें क्या होते हैं कि एटीएम्स हो गए, हमारे क्रेडिट कार्ड हो गए, ये मनी नहीं होते, लेकिन एक मनी का सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, हम इसे मनी की जगह पर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? एटीएम हो गए हमारे या फिर क्रेडिट कार्ड हो गए, ये मनी नहीं होती लेकिन सब्सटीट्यूट ऑफ मनी होता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी एक टर्म है जो बताता है कि कितनी जल्दी हम किसी भी एसेट को, हम अपनी किसी भी एसेट को कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसेट क्या हो गई? ऐसी कोई भी चीजें हो गई जो हमारी किसमें वेल्थ हो गई, जो हमारी किसमें हेल्प करती है? प्रॉफिट अर्न करने में या फिर हमारे इनकम अर्न करने में हेल्प करती है। उन सब चीजों को हम एसेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी क्या है, कि हम किसी भी एसेट को कितना जल्दी हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लैंड और बिल्डिंग होते हैं हमारे, अगर हम मार्केट में उसको सेल करने जाए तो क्या हम साथ के साथ, उसकी क्या गारंटी है कि हम साथ के साथ उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे? सबसे पहले मार्केट में मेरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक जो अमाउंट मुझे चाहिए, डिजायर्ड अमाउंट, वो कोई देगा या नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, तो जो लैंड और बिल्डिंग होते हैं हम उसको इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये लेस लिक्विड है। ठीक है, साथ ही अगर हम कैश की बात करें, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, और एसेट कैश जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। ठीक है, तो और बैंक मनी बोल दे, हम बैंक मनी को भी जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मोर लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या है? इज अ टर्म दैट एक्सप्लेन्स हाउ cheaply and easily on asset may be converted into a medium of exchange। ठीक है, हम कितनी जल्दी किसी भी एसेट को मनी के अंदर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम मनी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ मनी हम पढ़ेंगे। होता है मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ये चार इसके फंक्शन है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ।
कि ये क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा। मनी क्या है? एनीथिंग। ये क्या हो गई, हमारी मनी हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन हमें क्या बताता है कि मनी क्या है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी क्या करती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करती है। कैसे कि हम उसको किसी भी तरीके की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी ट्रांजैक्शन। मनी कैन बी यूज can be used for the payment of all transactions of goods and services। ठीक है, हम मनी को कैसे यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के, किसी भी काइंड ऑफ पेमेंट के लिए, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन के लिए हम मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये क्या सबसे इसेंशियल फंक्शन है मनी का, कि मीडियम क्या करती है वो, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी हैज अ क्वालिटी जनरली एक्सेप्टेबल। मनी की एक ऐसी क्वालिटी है जो हर जगह एक्सेप्ट हो जाती है, सबको पता है कि हम मनी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है हर जगह। ठीक है, सो ऑल एक्सचेंजेस टेकन प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हर जगह हम देखते हैं कि जो भी चीजें हो रही है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो मनी से हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब मनी एक्ट करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, तो उससे क्या क्या होता है, एक तो हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये खत्म हो जाता है। साथ ही साथ परचेज एंड सेल हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड अब मनी मैंने क्या बताया सबसे पहले, जो मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने बताया कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला रोल प्ले करती है। तो उससे क्या खत्म होता है, सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो पार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो हम जैसे मान लीजिए मेरे पास व्हीट है
और मुझे राइस की ज़रूरत है, तो मैं मार्केट में जाती हूँ कि मैं अपने व्हीट सेल कर दूँ और साथ ही साथ ऐसा मुझे कोई बंदा मिल जाए, जो मुझे राइस पर क्या कर सके, सेल कर सके और बदले में मेरे से व्हीट ले सके। ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे मार्केट में ढूँढना पड़ेगा कि किसी के पास राइस है या नहीं है और राइस है जिसके पास, उसको व्हीट चाहिए या नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो यानी कि दोनों की वांट जो है वो एक ही टाइम पर मिलनी चाहिए। तो जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो उस वक़्त ये प्रॉब्लम आती थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों की वांट सैटिस्फाई होनी चाहिए एट वन टाइम। तो अब मनी जब आई, जब उसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन प्ले करा, तो क्या हुआ कि मार्केट से जो है ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने लग गई। ठीक है? सेकंड इसमें आया कि परचेज और सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली हुई, जैसे लैक जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, हमें परचेज भी एक ही बारी करनी पड़ेगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और हमें सेल भी उसी वक्त करनी पड़ेगी। लेकिन जब मनी आई तो क्या हुआ कि हम परचेज और सेल दोनों अलग अलग टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट इसमें आया कि मनी के आते ही क्या हुआ, ट्रेड हम कर सकते हैं बाहर देश में, बाहर कंट्रीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? और फोर्थ इसमें क्या था कि फोर्थ इसमें था कि मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है? मनी के पास ऐसी अपनी कोई पावर नहीं है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन मनी के पास पावर है कि हम उससे कुछ भी परचेज कर सकते हैं जिस जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लेते हैं जैसे मुझे अभी कुछ खाना है, तो इस वक्त मेरी कुछ खाने की इच्छा हो रही है। मेरी वांट है कि मैं कुछ खाऊं, तो मैं क्या करूंगी, पैसे देके वो खरीद लूंगी। तो बेसिकली मेरी वांट सेटिस्फाई हुई उस खाने से जो मैंने खरीदा, और उसको खरीदने के लिए मुझे मनी की ज़रूरत थी। ठीक है? तो मनी ने क्या करा यहाँ, मेरी वांट्स को सैटिस्फाई करा, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ठीक है? नेक्स्ट इसमें आता है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू भी हम इसे कहते हैं। तो मनी क्या है, मनी क्या करती है, मेजर ऑफ वैल्यू का रोल भी प्ले करती है। कि मनी क्या करती है, money as a measure of value means that money works as a common denomination। ठीक है? कॉमन है, सब हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस। ठीक है? अब जैसे कोई भी गुड है उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मनी के तौर पर निकाल सकते हैं। ठीक है? कोई भी सर्विसेज है, हम उसकी वैल्यू मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी बता सकते हैं कि हाँ इसकी ये वैल्यू है। ठीक है? और इससे मैं लिख के बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है, यूनिट ऑफ वैल्यू किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हम इन द फॉर्म ऑफ मनी बता सकते हैं। अब जब यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह मनी ने एक्ट करना स्टार्ट करा, तो उससे क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इजीली होने लग गई। ठीक है? इजीली और इफेक्टिवली हम बिजनेस को कर पाए, क्योंकि हमारे पास हर चीज की वैल्यू अब गिवन है। ठीक है?
तो पहले जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो हम अकाउंट्स वगैरह नहीं मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम में क्या ही करेंगे कि हमने राइस के बदले व्हीट ले लिया तो हम उसका अकाउंट भी कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जब मनी आया, हर चीज की हम वैल्यू निकाल पाए, तो हम अकाउंट भी मेंटेन कर सकते थे। हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते थे जब मनी आई। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस जो है, बिजनेस होने शुरू हुए, बिजनेस ट्रांजैक्शन इजीली होनी शुरू हो गई। ठीक है, वरना मनी के बिना ये सब चीजें इम्पॉसिबल हो गई थी। एंड मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस निकाल सकते हैं, जो कि हमारा रुपी है। रुपी के फॉर्म में हम सारे अपने गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका यूनिट ऑफ अकाउंट है ये हमारा रुपी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी में मनी को हम क्या कर सकते थे, स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, अब जैसे चावल और मैंने व्हीट बताया था, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो हम व्हीट को कब तक संभाल के रख सकते थे, खराब हो सकता है ना, व्हीट खाने की चीज है। तो उधर मैं व्हीट एक्सचेंज कर रही थी ना राइस के बदले। लेकिन अब जब मनी आ गई तो हम मनी जो है, करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो है, हम उसको क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं कितने भी टाइम तक। ठीक है, तो money as a store of value means that money can be transfer purchasing power from present to future। हम उसकी परचेजिंग पावर जो है प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है, हम उसको अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर दे, बैंक में डिपॉजिट कर दे। ठीक है, तो हम फिर एंड क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं मनी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने अभी सामान खरीद लिया और मैंने कहा कि मैं पैसे बाद में दूंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट कहते हैं, कि मैंने अपनी पेमेंट को डेफर कर दिया आने वाले समय के लिए। ठीक है, मैं आगे चल के उसको पे कर दूंगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मनी आया तो उसने क्या कहा, मनी क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, वी कैन मेक फ्यूचर पेमेंट्स ऑल्सो। दिस फंक्शन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों है सिग्निफिकेंट ये फीचर, कि जो हमारे मनी ने जो क्या करा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ, जो लैंडिंग्स और बोरोइंग्स थी, जो बोरोइंग्स और लैंडिंग्स थी, वो सिंप्लीफाई हो गई। बहुत सिंपल तरीके से हम बोरोइंग और लैंडिंग्स कर सकते थे। ठीक है, और इट हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जब मनी क्या कहते हैं, हम बाद में पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या हो गए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन हुआ। जैसे कि हम देखते हैं एल वगैरह जो लोन देती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ मनी की वजह से, क्योंकि मनी ने क्या करा, एक्ट करा एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके,
ठीक है, ये तो इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके फंक्शंस हो गए। क्या-क्या जो हमने पढ़ा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और भी होते हैं इसके फंक्शंस, लेकिन हम ये 4 पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मनी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारे पास आती है कमोडिटी मनी। हमारे पास 2 तरीके की मनी होती है, एक होती है कमोडिटी मनी और एक होती है हमारे पास फिएट मनी। ठीक है, जो कमोडिटी मनी क्या होती है, in the earliest period of human civilization, any commodity that was generally demanded and chosen by commodity consent was used as money। ठीक है, जैसे गुड्स लाइक फर, स्किन, सॉल्ट, राइस, व्हीट, utensils, weapons, etc. are commonly used as money, such exchange of goods for goods are known as barter exchange, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, कमोडिटी मनी क्या हो गई, ऐसे गुड्स जो हम अब दूसरे गुड्स के बदले एक्सचेंज में कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कमोडिटी मनी कहते हैं। जहाँ जो मैंने बताया था आपको कि मेरे पास व्हीट था और राइस था। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, व्हीट को यूज करा था एज अ मनी टू बाय राइस। ठीक है, तो जो मनी हो गई, एक गुड को दूसरे गुड से एक्सचेंज करने को क्या कहते हैं, कमोडिटी मनी कहते हैं। और बार्टर सिस्टम भी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी अब आती है, इसमें 4 तरीके की हमारे पास फिएट मनी होती है। पहला क्या, मेटालिक मनी। दूसरी आ गई हमारे पास पेपर मनी। थर्ड इज क्रेडिट मनी। फोर्थ इज प्लास्टिक मनी। ठीक है, अब जो मेटालिक मनी है, मेटालिक मनी क्या हुआ, जब देखते हैं हम, जब बहुत सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन का टाइम था, तो हम देखते थे हमारे पास कॉइन्स हुआ करते थे कुछ। ठीक है, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, हमें पता है हमारे पास गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे। ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किस चीज के लिए, कॉपर कॉइन्स हो गए, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ भी चीज परचेज करने के लिए। जैसे हम देखते हैं राजा महाराजाओं का समय था जब, तो हम कौन सी मनी यूज करते थे, मेटालिक मनी यूज करते थे, जिसमें क्या क्या आता था, गोल्ड कॉइन्स आते थे, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर कॉइन्स हो गए। ये कॉइन्स हम यूज करते थे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो ये मनी क्या कहलाती थी, मेटालिक मनी कहलाती थी। ठीक है, अब आती है पेपर मनी। पेपर मनी क्या होती है, जो हम अभी यूज करते हैं। ठीक है, हम जो पेपर मनी क्यों आई, जो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स होते थे, हम उसको क्या नहीं कर सकते थे, हम उसको इनकन्वीनियंट था बाहर लेकर जाना, या फिर उसको कैरी करना इनकन्वीनियंट होता जा रहा था, जिसकी वजह से पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, पेपर मनी आई तो हम पेपर मनी तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत हल्की होती है। ठीक है, तो पेपर मनी के आने की वजह से क्या हुआ, हम बहुत ज्यादा अमाउंट में जो अपनी मनी है वो क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे, हम उसको ज्यादा नहीं कैरी कर सकते थे, क्योंकि वो भारी भी होते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पेपर मनी को क्या करा, इशू करना शुरू कर दिया, जनरेट करना शुरू कर दिया, जो कि कौन करता था, हमारा आरबीआई करता था। ठीक है, तो ये पेपर मनी क्या हो गए, हमारे करेंसी नोट्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम क्रेडिट मनी पर। क्रेडिट मनी emergency of credit money took place almost with that of paper money। पेपर मनी के साथ ही क्रेडिट मनी का भी क्रिएशन हुआ। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज अ डिपॉजिट इन बैंक। हमें पता है कि हम कुछ पार्ट अपना क्या करते हैं, एज अ डिपॉजिट रखते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, और कुछ पार्ट अपना हम कैश में रखते हैं। और
हम उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी हमें जरूरत हो हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। ठीक है, तो उस चेक को क्या कहते हैं, हम क्रेडिट मनी कहते हैं या बैंक मनी कहते हैं, जो भी हम विड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो चेक है वो इटसेल्फ में मनी नहीं है, इट इज नॉट, चेक इज नॉट मनी इटसेल्फ, बट वो एक रोल प्ले करता है मनी वाला। जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेडिट जो है या फिर जो बैंक में मनी होती है या एटीएम हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, वो खुद मनी नहीं होती, लेकिन मनी की जगह हम उसको सब्सटीट्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से चेक चेक भी आता है हमारा। प्लास्टिक मनी आती है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड हो गए या डेबिट कार्ड हो गए, वो क्या हुई हमारी प्लास्टिक मनी। इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी पेमेंट को हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, प्लास्टिक मनी के थ्रू। ये हो गए हमारे टाइप ऑफ मनी, दो तरीके की होती है, कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मनी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। ठीक है, पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज divisibility, third is durability, and fourth is recognizable value। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, इजी टू कैरी है। ठीक है, और हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जो अब हम पहले की बात करें, गोल्ड कॉइन्स वगैरह नहीं, हम पहले की बात करें जो हमारा क्या था, बार्टर सिस्टम था, उस वक्त क्या होता था, हम अपनी मनी को डिवाइड नहीं कर सकते थे। हम हमारे पास यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं था कि इतने केजी वीट का प्राइस कितना है या इतने केजी राइस का प्राइस कितना है। उस वक्त हमारे पास मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो हमें नहीं पता था कि उतने यूनिट उस पीस ऑफ या ले लें उतने केजी वीट या राइस का प्राइस कितना है। तो उस वक्त क्या होता था, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे कि हम कितने, 1 किलो राइस के बदले में आपको 1 किलो या आधा किलो वीट दूंगा, क्योंकि उस वक्त उनका प्राइस ही नहीं पता था हमें। ठीक है, तो हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते थे। तो money should be easy to carry and divide so that a worthwhile quantity can be carried on one person or transported। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, trying to use a good that's difficult or inconvenient to carry as a money could require physical transportation but results in transportation costs। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कि हमने क्या करा कि ऐसी कोई भी तरीके की हमने जो मनी यूज करी थी, गुड यूज करा था, मनी नहीं गुड यूज करा था, जो इनकन्वीनियंट था हमारा क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए। तो क्या हुआ, हमें उसकी जो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन जो रिक्वायर थी, जिसकी वजह से क्या होने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमें ज्यादा देनी पड़ गई। ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में ये गुड एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी में ये दूसरी चीज से एक्सचेंज होना चाहिए, दूसरे गुड से एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये है दूसरी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी की डिविजिबिलिटी। हम मनी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें
ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? इसमें हम क्या कर बता दी थी मैं आपको डिविजिबिलिटी में कि हाँ, वो क्या कहते हैं, हम मनी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस ही नहीं है। जब मनी है हमारे पास तो हम इजीली हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं मनी से, ठीक है? अ, और क्या कर सकते हैं, और वो एक्सेप्टेबल है, जनरली एक्सेप्टेबल है मनी जो है, उसकी फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगी कहीं भी, ठीक है? और इंटरचेंजेबल भी है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी जो फंक्शन मैंने आपको बताया था, उसी की वजह से ये भी हम पढ़ते हैं कि ड्यूरेबिलिटी जो आती है कि हम उस मनी को हम काफी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, हम उससे फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड गुड, फ्यूचर ओरिएंटेड यूज एंड वैल्यू, ठीक है? मनी की क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड यूज है, और उसकी वैल्यू क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है? अब क्या आता है नेक्स्ट इसका, रिकॉग्नाइजेबल वैल्यू। ऑथेंटिसिटी एंड quantity of a good should be readily apparent to use that, so uh, they can easily agree to the term of exchange कि हम कितना एक्सचेंज करें उस गुड के बदले मनी को, क्योंकि हमारे पास क्या यूनिट ऑफ अकाउंट है, हमें पता है कि इस गुड की इतनी वैल्यू है। सपोज एक पेन है, उसकी 10 रुपीज वैल्यू, तो हमें पता है कि उस पेन के बदले हमें 10 रुपीज देने हैं, ठीक है? तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जब ये नहीं था, जब हम मनी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें जो वीट था या जो राइस था जो मैंने बताया था, तो हमें पता ही नहीं है कि वीट और राइस की कितनी वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, सारा वीट देकर हम सारे राइस परचेज कर लेते थे। लेकिन राइस के प्राइस अलग होते हैं और वीट के प्राइस अलग होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन उस वक्त बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते थे कि किस चीज की वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। अब इसमें भी आता है जो हमने ऊपर पढ़ा, कमोडिटी मनी जो हमने पढ़ा, उसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? पहला है हमारे पास फुली बॉडीड मनी। ठीक है, फुली बॉडीड मनी क्या होती है, पहला इसमें हमने देखा फुली बॉडीड मनी क्या होती है, जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है। यानी कि अगर ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 1 रुपए का कॉइन जो है ये सिल्वर से बना है, ठीक है? इज मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है? ये 1 रुपए का कॉइन जो है ये सिल्वर से बना हुआ है, तो जितनी कॉस्ट इसके ऊपर लिखी है उतनी ही कॉस्ट इसकी, मतलब उतनी ही होगी। मान लो ये जितनी इस कॉइन की वैल्यू होगी, वो ही उतनी वैल्यू क्या होगी, हमारी कमोडिटी की वैल्यू होगी। समझ आई ये बात? जितनी वैल्यू इस कॉइन की होगी उतनी वैल्यू हमारी कमोडिटी की होगी, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं हम, फुल्ली बॉडीड मनी, जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल्ली बॉडीड मनी।
फुली बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुली बॉडीड मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू मनी विच इज यूजुअली मेड ऑफ पेपर, पेपर से बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फुली बॉडीड मनी, जिसके मैंने दो एग्जाम वो भी लिखे हैं पॉइंट, कन्वर्टिबल पेपर मनी और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? उससे कहीं ज्यादा होती है जितना उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड एज मनी एज इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन, सच अ टाइप ऑफ पेपर मनी इज 100% बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व और गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, इसमें आता है दो तरीके की। पहला क्या बताया मैंने? कन्वर्टिबल पेपर मनी। ये मनी क्या होती है? करेंसी नोट्स होते हैं विच आर फ्रीली कन्वर्टिबल इनटू फुली बॉडीड मनी। हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फुली बॉडीड मनी में, लाइक गोल्ड और गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऐसी पेपर मनी होती है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल पेपर मनी। और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होती है? जिसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते इनटू अ फुली बॉडीड मनी, उसको क्या कहते हैं हम? इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कमोडिटी मनी। अब इसके अंदर आता है क्या कि बैंक जो है कैसे डिपॉजिटरी का रोल प्ले करते हैं। अब हमें पता है हम बैंक्स में क्या करते हैं? अपना सारा का सारा डिपॉजिट्स रखते हैं। हम अपना सारा डिपॉजिट्स, ठीक है, वो कहाँ रखते हैं? बैंक के अंदर रखते हैं। तो अब बैंक क्या क्या रोल प्ले करता है एज अ डिपॉजिटरी? वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? अ डिपॉजिटरी इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ गार्डिंग। हमें पता है कि हमारा जो डिपॉजिट्स है बैंक में सेफ है। तो एक डिपॉजिटरी का फंक्शन ही यही होता है, रोल ही यही होता है कि वहां हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। ठीक है, तो बैंक हमें संतुष्टि देता है कि हमारा पैसा वहां सेफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिपॉजिटरी का क्या हो गया? बैंक्स का क्या हो गया कि वो कैसे डिपॉजिटरी का रोल प्ले करती है कि वहां हमारा पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिटरी का रोल प्ले करती है, जहाँ पब्लिक अपने डिपॉजिट क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है? अब दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, और एक होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स।
ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हमारे चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो बैंक नोट्स जो होते हैं और चेक्स जो होते हैं वो कौन सप्लाई करता है, बैंक सप्लाई करता है रेदर देन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो ये सप्लाई करता है बैंक नोट्स और चेक्स को। ठीक है, किसी भी समय पे हम इनको निकाल सकते हैं, हमारे डिमांड डिपॉजिट्स या फिर चेकेबल डिपॉजिट्स को हम एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक नोट्स जो होते हैं हमारे, उनकी डिसएडवांटेज होती है कि जो बैंक नोट होते हैं वो आर मोर प्रोन टू थेफ्ट। ठीक है, वो जल्दी से चोरी होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं रेदर देन चेक्स। ठीक है, ये बात समझ आई। अब हम और चीजें पढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट आता है, इनलिक्विडिटी। इनलिक्विडिटी क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द बैंक आर नॉट एबल टू रिडीम इट्स डिपॉजिट ऑन डिमांड। ठीक है, कि जब बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट एबल टू रिडीम इट्स डिपॉजिट, और जब वो अपने डिपॉजिट को नहीं निकाल पाते उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम इनलिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द एसेट्स ऑफ द बैंक आर लेस देन इट्स लिक्विडिटी। ठीक है, जो बैंक के पास एसेट्स है वो उसकी लिक्विडिटी से उसकी वैल्यू कम है, एसेट वैल्यू जो है उसकी लिक्विडिटी वैल्यू से कम है। यानी कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग का पीस है, बैंक के पास एक बिल्डिंग का पीस है, उसकी कीमत क्या है, 1 करोड़ है मार्केट में। लेकिन जब उसको क्या कर कैश में उसकी कीमत उसकी क्या निकल के आ रही है, लिक्विडिटी करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो सपोज मान लेते हैं 80 लाख निकल के आ रही है। ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी वैल्यू कम है उसके एसेट वैल्यू से, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, बैंकरप्सी कहते हैं। इज अ सिचुएशन वेयर द एसेट्स ऑफ द बैंक आर लेस देन इट्स लिक्विडिटी। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट फाइनेंस। ये मैं टर्म्स बता रही हूँ आपको कि ये टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है, सेवर्स लेंडर फंड डायरेक्टली टू बोरोवर्स। जो सेवर्स होते हैं यानी कि कुछ लोग हो गए वो सेवर्स हैं, वो डायरेक्टली अपना फंड किसको लेंड कर रहे हैं, बोरोवर्स को, जिनको पैसों की जरूरत है वो उनको लेंड कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड पार्टी। इस वाली डायरेक्ट फाइनेंस वाली सिचुएशन में थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं होती। सेवर्स खुद डायरेक्टली अपने बोरोवर्स जो भी लेने वाले लोग हैं, जिनको जरूरत है उनको वो डायरेक्टली लैंड कर रहे हैं मनी। नेक्स्ट क्या आता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया इधर जो था थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन इधर एक मिडल मैन की जरूरत होती है जो क्या करा पाए, बोरोवर्स और लेंडर्स को क्या करा पाए, थर्ड पार्टी मिलके जो भी इनके बीच के लेने देने का काम है वो सॉल्व करा पाए। तो एक इधर मिडल मैन की जरूरत होती है जिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। जिस और ये मिडल मैन क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो होती है हमारी वो मिडल मैन होती है। ठीक है, उसका रोल क्या होता है, टू एक्यूमुलेट द फंड्स फ्रॉम सेवर एंड लेंडर्स एंड लेंड देम टू द बोरोवर्स। ठीक है, सेवर्स और लेंडर से लेके उन तक उनको बोरोवर्स तक पहुंचाने का इनका काम होता है, किनका, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का।
ठीक है। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एज दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड लेंड देम टू द बोरोअर्स। मैंने जैसा बताया यहाँ पे मिडलमैन की जरूरत होती है, और मिडलमैन क्या होते हैं? ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती है, जो ये रोल प्ले करवाती है, जो सेवर या लेंडर से पैसे लेकर बोरोअर्स तक पहुंचाती है। और ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन होती है? बैंक्स होते हैं। ठीक है। और भी वो होती है, बैंक्स हो गए, क्रेडिट यूनियंस हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC मैंने बताया, लोन एसोसिएशंस हो गए, ये सारे क्या है? हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। बैंक, LIC, लोन एसोसिएशन, क्रेडिट यूनियन, ये सारी क्या है? हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। ठीक है। अब इधर क्या आता है? ब्रोकर। एक टर्म आती है ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? A broker brings down together the saver and borrowers of a financial instrument but does not personally issue the bond or otherwise not personally lend it to the borrower. जो ब्रोकर होता है वो मिडलमैन की तरह ही होता है, जो क्या कराता है? सेवर और बोरोवर्स को आपस में उनका चीजें सॉल्व करवाते हैं, लेने देने की चीजें, लेकिन पर्सनली खुद से इशू नहीं करते। ठीक है। ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कराते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए क्या क्या थे। लिक्विडिटी, बैंक्रप्सी, डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस एंड ब्रोकर। ठीक है। और बैंक के बारे में बताया कि वो कैसे अपना क्या रोल प्ले करती है? डिपोजिटरी का रोल प्ले करती है। ठीक है। तो इसमें हमने सर क्या पढ़ा? बैंक के बारे में पढ़ा, और मनी के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके की मनी होती है और बैंक क्या क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर, और बैंक डिपोजिटरी कैसे है, ये सब हमने पढ़ा इसके अंदर। ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिएगा। होप आपको समझ आया। थैंक यू।